ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 1 देहांतरण। फूका फूका फूका। हे भगवान, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मैं यहां एमसी हूं। ब्लेज ने गाली दी और अपने सामने इकट्ठा हो रहे भयानक तूफान को देखकर जोर से दहाड़ा, मानो उसके श्राप का जवाब देते हुए भारी बारिश हुई। उसके बाद समुद्र में तीव्र भूचाल आया। उसके नीचे खड़ी छोटी लकड़ी की नाव ठंडी हवा के साथ हिलने लगी, जिससे वो लगभग समुद्र में गिर गया। नहीं नहीं नहीं। बिना किसी मदद के खुले समुद्र में बहते हुए ब्लेज को निराशा और हताशा महसूस हुई। अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो इस दुनिया में आ गया। हर नियमित ट्रांसमाइग्रेंट की तरह ब्लेज को पिछले शरीर के मालिक की यादें विरासत में मिली, और वह जानता था कि वो वन पीस की दुनिया में स्थानांतरित हो गया है। अभी कुछ ही मिनट हुए थे और वो पहले ही इतने भयंकर तूफान का सामना कर चुका था। क्यों मुझे समुद्र के बीच में फंसे हुए व्यक्ति में क्यों बदलना पड़ रहा है? पिछले 15 वर्षीय शव का मालिक एक कुख्यात समुद्री डाकू समूह के तहत काम करने वाला एक पकड़ा गया कामचोर लड़का था। जब समुद्री डाकू दल मरीन के साथ भिड़ गया तो वो इस छोटी नाव का उपयोग करके समुद्री डाकू जहाज से भाग गया। मजेदार बात यह है कि पिछले मालिक को नेविगेट करना भी नहीं आता था। हवा के सहारे वो समुद्री लुटेरों से बच निकला, लेकिन एक और खतरनाक स्थिति में फंस गया। वो लगभग 3 दिनों तक समुद्र में बहता रहा और कल तक अपने पास मौजूद थोड़े से भोजन की बदौलत जीवित रहा, लेकिन उसका उपयोग बहुत पहले ही हो चुका था। जल्द ही भय और चिंता ने उस पर कब्जा कर लिया। वो निर्जन समुद्र में बहता रहा। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछले शरीर के मालिक ने बहुत पहले ही जीने की इच्छा खो दी थी। वो स्वयं अनजाने में ही मर गया और उसने ब्लेज को, जो ट्रकुन के नीचे मर गया था, अपने शरीर पर अधिकार करने दिया। अचानक एक विशाल लहर उठी और ब्लेज की छोटी लकड़ी की नाव को अपने साथ खींच लिया, और जल्द ही वो अपनी नाव के साथ आकाश में उछल गया। उसके कमजोर हाथों ने नाव को मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन वो उसे नहीं खो पाई। नाव ही उसका आखिरी सहारा है। अगर वो उसे खो देता है तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। या तो समुद्र के कुछ राक्षसी जीव उसे खा जाएंगे, या फिर समुद्र ही उसे खा जाएगा। टकरा जाना। नाव समुद्र में जोर से उतरी, लेकिन उसमें दरारें पहले से ही बनने लगी थी। ब्लेज के सांस लेने से पहले ही उसके पीछे एक और बड़ी लहर उठी, तूफानी आसमान को ढकते हुए। मैं मर गया। विशाल लहर नीचे उतरी और अपने विशाल आकार और बल से लकड़ी की नाव और ब्लेज को कुचल दिया। ब्लेज को होश आया तो उसके चारों ओर परेशान करने वाला शोर था, और उसकी नाक में भारी मिट्टी जैसी शराब की सुगंध आ रही थी। हल्की सी ऐंठन के साथ उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली, जबकि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। सबसे पहले उसने अपने हाथों पर ध्यान दिया, जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, जो उसकी पीठ के पीछे रस्सी से कसकर बंधे हुए थे। अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखते हुए ब्लेज को जीवन पर संदेह होने लगा। भले ही वो उस भयानक तूफान से बच गया, लेकिन उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। उसे उसी समुद्री डाकू दल ने पकड़ लिया जिससे वो भाग निकला था, रेड स्क्रैफ पायरेट्स। पिछले शव मालिक की स्थिति कोबी जैसी ही थी। उसे बिना किसी वेतन या किसी भी तरह के काम करने के लिए मजबूर किया गया था। उसे लगा कि दुनिया में उससे ज्यादा बदकिस्मती किसी की नहीं हो सकती। ये तो जन्मजात उपहार है जो शरीर के पिछले मालिक को जन्म से ही मिला होता है। वो करीब 6 महीने तक उनके चंगुल में रहा। उन्होंने उसके पिता और मां को मार डाला और फिर उसे पकड़कर अपना गुलाम बना लिया। पहले तो पिछला मालिक भागना चाहता था और अपने मृत माता पिता का बदला लेने से पहले अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी रोजाना की पिटाई के कारण उसका लड़ने का जज्बा और जीवित रहने की इच्छा शक्ति खत्म होती गई। कितना दयनीय लड़का है। ओह, तुम जाग गए हो। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? एक चंचल आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसने उसे ध्यान से जगा दिया। अपना सिर घुमाकर ब्लेज ने देखा कि एक हटा कट्टा आदमी, जिसकी सीधी पतली मूंछें थी, नशे में धुत होकर उसकी ओर बढ़ रहा था। उसे पिछले मालिक की याद से वो चेहरा याद आ गया, रेड स्क्रैफ समुद्री लुटेरों का उपकप्तान बार्ब। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उस आदमी ने अपने दाहिने पैर से जोरदार लात मारी और उसे नीचे गिरा दिया। ब्लेज का शरीर जहाज के मुख्य मस्तूल से टकराया और उसके मुंह से खून बहने लगा। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसका शरीर दर्द से ऐंठ रहा था। ब्लेज को लात लगने से वैसा ही एहसास हुआ जैसा ट्रकुन से टकराने पर हुआ था। बार्ब कोई आम इंसान नहीं था। यहां तक कि आम मरीन भी उसके एक वार का सामना नहीं कर सकते। आखिरकार उस पर 22 मिलियन बेली का इनाम है। हालांकि उन्होंने किक में अपनी ताकत का 5% भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसे ब्लेज संभाल सके। ये कैसा पुनर्जन्म है? मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं। ब्लेज ने लात से होने वाले दर्द को सहते हुए मन ही मन कोसा। हाँ बार्ब, क्या तुम दया दिखा रही हो क्योंकि वो बच्चा है? देखो,
वो दर्द में चिल्ला भी नहीं रहा है। एक समुद्री डाकू ने बोतल से शराब पीते हुए टिप्पणी की। तभी ब्लेज को एहसास हुआ कि वो डेक पर खड़ा है और उसके चारों ओर 30 या उससे ज्यादा समुद्री डाकू है। उन सभी की आभा क्रूर थी, दुष्ट और भ्रष्ट। वे ऐसे लोग हैं जो जान लेने पर कोई दया नहीं दिखाते। उनमें एकमात्र सामान्य विशेषता यह थी कि उनके बाएं हाथ पर लाल दुपट्टा बंधा होता था। उसकी टिप्पणी सुनकर जहाज में मौजूद सभी समुद्री लुटेरे बिना किसी रोकटोक के हंसने लगे, जिससे बार्ब को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ब्लेज का चेहरा और भी उदास हो गया। उसने गाली देते हुए कहा, कमीने। जैसा कि उसने सोचा था, बार्ब ने उसे एक बार फिर उसी जगह लात मारी, उसके पेट पर। लेकिन पहले की तरह ब्लेज ने कोई चीख नहीं निकाली और चुपचाप खड़ा रहा। उसकी इस हरकत से बार्ब को और भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसने किक मारने में कितनी ताकत का इस्तेमाल किया था। छोटे बच्चे, तुमने हमसे बचकर भागने की हिम्मत कैसे की? बार्ब को थोड़ा गुस्सा आया। जैसे ही वो ब्लेज को पीटना शुरू करने वाला था, दूर से एक आवाज आई, बार्ब, यदि आप उसे बहुत अधिक घायल कर देंगे तो हम उसे अच्छे दाम पर नहीं बेच पाएंगे। उसकी आवाज सुनकर पूरा डेक एक पल के लिए शांत हो गया। फिर शोरगुल शुरू हो गया। ब्लेज ने देखा कि 6-5 फीट लंबा 30 साल का आदमी कैप्टन के केबिन से बाहर आ रहा है। बेशक बैलेज उसे पहचानता है, रेड स्कार्फ समुद्री डाकुओं का कप्तान डर्ड। ठीक है कप्तान। बार्ब ने अपना सिर हिलाया और अपने साथी चालक दल के साथ प्रतिद्वंद्वी समुद्री डाकू दल को नष्ट करने और उनके खजाने को प्राप्त करने की जीत का आनंद लेने लगा। डर्ड ने बिना किसी दया या करुणा के ब्लेज को देखा। एक गुलाम का अस्तित्व मालिक के आदेशों को सुनने के लिए है। जब से तुमने विरोध किया है, तुमने अपना उद्देश्य खो दिया है। हम कुछ ही दिनों में अपने अगले गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप एकदम सही स्थिति में हो। अगर कोई खरीदार आपको खरीदने में विफल रहता है तो मैं आपको अगले ही पल मार दूंगा। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। यह कहते हुए डर्ड ने पलटकर कहा, उसे अगले कुछ दिनों तक अच्छा खाना खिलाओ, लेकिन उसे अपने काम में ढिलाई मत करने दो। ब्लेज ने शुरू से लेकर आखिर तक कुछ नहीं कहा। वो बिना कुछ बोले उसी जगह पर लेटा रहा। उसे पता था कि उसके आने वाले दिन शांतिपूर्ण नहीं होंगे। डर द्वारा उसे बेचने से पहले अपने शरीर को एक चरम अवस्था में लाना बेहतर है। अपनी आंखें बंद करके वो शीघ्र ही सो गया, क्योंकि वो पूरी तरह थक चुका था और बुरी तरह घायल था। अध्याय 2 उपहार पैक। ब्लेज की नींद सुबह की गर्म धूप से खुली। हवा ताजा थी और मौसम सुहाना था। जहां तक उसकी नजर जाती थी, बादल रहित नीला आसमान फैला हुआ था। हालांकि वो अभी अभी उठा था, लेकिन वो अपने पेट में उठ रही असहजता को नजरअंदाज नहीं कर सका। एक बीमार करने वाली सनसनी। समुद्र के ऊपर जहाज में यात्रा करते हुए उसे थोड़ा उबकाई आ रही थी, क्योंकि ये उसका पहला अनुभव था। पिछले मालिक को इसकी आदत थी, लेकिन वो ऐसा नहीं था। उसे अपने दिमाग और शरीर को समुद्री यात्रा के लिए अनुकूल बनाने में कुछ मिनट लगे। समुद्री बीमारी के अलावा उसे अपने पेट में एक भयानक दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसके पेट से अंदरूनी खून भरा हो। यह उस कमीने बार्ब की लात की वजह से हुआ होगा। उसकी दूसरी लात वाकई बहुत भयानक थी। वो डेक पर अकेला नहीं था, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। अपनी आंखें बंद करके ब्लेज ने गिफ्ट पैक की जांच की, जिसके साथ वो पुनर्जन्म ले रहा था। उसके पास समय नहीं था और कल वो इसे जांचने की स्थिति में भी नहीं था। गिफ्ट पैक ही वो कारण है जिसके कारण उसने सब कुछ सहन किया। यदि ऐसा नहीं होता तो वो पहले ही जवाबी कार्रवाई कर चुका होता और बार्ब को सीधे उसे मारने देता। अपनी वर्तमान स्थिति में भले ही वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, वो बिना किसी सहारे या सहायता के इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। निकट भविष्य में तो नहीं। आखिरकार वो बस एक गुलाम था जिसके पास बहुत कम या बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। लेकिन गिफ्ट पैक के साथ ये पूरी तरह से अलग है। उसे बस सही अवसर का इंतजार करना था। फिर कोई भी उसे इस दुनिया के शिखर पर चढ़ने से नहीं रोक सकता। अपने उत्साह को दबाते हुए उसने मन ही मन गिफ्ट पैक को देखा। ये एक चौकोर बॉक्स था जो रंगीन और सजावटी कागज में लिपटा हुआ था और जिस पर एक सुनहरा रिबन बंधा हुआ था। बिना समय बर्बाद किए उसने अपने विचार से गिफ्ट पैक को खोल दिया। सजावटी पैकेजिंग अपने आप खुल गई और बॉक्स अपने आप खुल गया। बक्से के अंदर 3 वस्तुएं थी। एक काला घन जिसमें नीले रंग की परतें थी, जो एक अजीब प्रतीक बना रही थी। एक शीशी जिसमें लाल तरल था, तथा एक शैतानी फल। काला घन अचानक बहुरंगी तंतुओं में बदल गया और उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। जल्द ही उसके सामने एक पारदर्शी इंटरफेस प्रकट हो गया। उपहार पैक खोला गया। 1 सहायता प्रणाली, 2 ब्लडलाइन शीशी, 3 शैतान फल, 4 नोट। मुझे आशा है कि आपको यह उपहार पैक पसंद आएगा, एक अज्ञात ईश्वर की ओर से। ब्लेज एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर होश में आया। बिल्कुल, बिना धोखेबाज के कोई कैसे पुनर्जन्म ले सकता है? हाँ, अभी उसकी मानसिक स्थिति खुश
और उत्साहित शब्दों से परे थी। शब्द उसकी उग्र भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए ब्लेज ने रक्तरेखा की शीशी को छुआ। जल्द ही इंटरफेस में सूचनाओं की पंक्तियां दिखाई दी, जिसने उसे एक बार फिर चौंका दिया। परिष्कृत सेंजो रक्तरेखा, असुर ओत्सुत्सुकी के रक्तरेखा सार से निर्मित। इसे चखें और आप सेंजो के रक्तरेखा के अधिकारी हो जाएंगे। नोट: इस दुनिया में कोई चक्र नहीं है, इसलिए इस दुनिया में चक्र से संबंधित कोई भी कौशल हासिल नहीं किया जा सकता है। यही मैं बात कर रहा हूं। ब्लेज को अच्छी तरह पता था कि सेंजो कितना शक्तिशाली हो सकता है। अपार शारीरिक शक्ति, शक्तिशाली पुनर्योजी क्षमताएं, यहां तक कि खोए हुए अंग भी वापस मिल सकते हैं। मजबूत जीवन शक्ति, सहन शक्ति वगैरह। अपनी पूरी इच्छा शक्ति से शीशी निगलने की इच्छा को रोकते हुए उसने अपना ध्यान आखिरी आइटम पर लगाया। जल्द ही सूचनाओं की एक नई पंक्ति उसके सामने आ गई। संशोधित शैतान फल, अमा अमा नोमी, सूर्य सूर्य फल। वर्णन: ये एक विशेष पैरामीशिया है जो उपयोगकर्ता को सूर्य से शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देता है और उन्हें सूर्य की ऊर्जाओं में हेरफेर करने की क्षमता भी प्रदान करता है। इस शैतानी फल को संशोधित किया जाता है और इसकी अंतर्निहित कमजोरी को यथासंभव कम किया जाता है। समुद्र में गिरना, आप अपने शैतान फल का प्रभाव खो देंगे, लेकिन आप अभी भी तैर सकते हैं। समुद्री पत्थर से हथकड़ी, आप अपने शैतान फल की शक्ति खो देंगे, लेकिन यह आपकी ताकत या हकी को कमजोर नहीं करेगा। चेतावनी: इस शैतानी फल का सेवन संविधान विशेषता कैप्स 5 फीट बार पॉइंट के बाद ही किया जाना चाहिए, अन्यथा आप जलकर राख हो जाएंगे। जैसे ही उसने जानकारी पढ़ना समाप्त किया, उपहार बॉक्स, शीशी और फल अपने आप गायब हो गए और इंटरफेस में जानकारी की एक नई पंक्ति चमक उठी। समर्थन प्रणाली आरंभ हो रही है। लोड हो रहा है, लोड हो रहा है। सहायता प्रणाली सफलतापूर्वक आरंभ हो गई है। सिस्टम परिचय: अपने नाम की तरह सपोर्ट सिस्टम का एकमात्र उद्देश्य होस्ट को उसके सपने को पूरा करने में सहायता करना है। सिस्टम में कोई चेतना नहीं है, इसलिए आप इसके साथ बातचीत नहीं कर सकते। नाम: ब्लेज हंट। जाति: साधारण मानव। संविधान: 0.6 शक्ति और गति का औसत। शैतान फल: कोई नहीं। हकी: कोई नहीं। आइटम: ब्लडलाइन शीशी और शैतान फल। कार्य: वर्तमान में कोई नहीं। नोट: यहां सभी विशेषताएं वन पीस वर्ल्ड से संबंधित है। एक साधारण नागरिक की विशेषता 1 होगी और सबसे मजबूत 100 फीट होगी। आपकी विशेषताएं 100 की संख्या तक सीमित नहीं है, आप उससे भी आगे जा सकते हैं। गुमनाम भगवान का एक वचन: गिफ्ट पैक से जुड़ी कोई भी बात दूसरों को न बताई जाए और न ही शेयर की जाए, अन्यथा आपको परिणाम भुगतने होंगे। इंटरफेस बंद करते हुए ब्लेज ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर बार्ब की ठंडी भूरी आंखों से पड़ी, जो उसके बालों से मेल खा रही थी। सोने के तुरंत बाद तुम क्या सपना देख रहे हो? लो, पेट भर खाओ और पूरे जहाज को साफ करो। अगर मुझे कोई गंदगी दिखी तो मैं तुम्हें चाट कर साफ कर दूंगी। बार्ब चली गई, पीछे मांस की आधी प्लेट और उदासीन शब्द छोड़ गई। जैसे ही वो चला गया, ब्लेज ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि 2 समुद्री लुटेरों को छोड़कर, जो किसी भी खतरे की आशंका के लिए समुद्र पर नजर रखने में व्यस्त थे, बाकी लोग नाश्ता करने चले गए थे। इंटरफेस, ब्लेज ने सोचा और वो सामने आ गया। उसने ब्लडलाइन वायल पर क्लिक किया और जादुई तरीके से एक छोटी सी शीशी उसके हाथ में आ गई। ढक्कन खोलकर बैलेज ने सारा सामान अपने मुंह में खाली कर दिया, जिसका न तो स्वाद था और न ही गंध। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपने शरीर में जलन महसूस हुई। ये सहनीय था। जलन जल्द ही खुजली में बदल गई, जिसके बाद उसके शरीर के हर हिस्से में गर्म धाराएं बहने लगी। उसकी शारीरिक संरचना कोशिका स्तर से बदलने लगी। वो जानता था कि ये एक लंबी प्रक्रिया होगी, इसलिए बैलीज ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और जल्द ही लालच से मांस के टुकड़ों को खाना शुरू कर दिया, जो कुछ ही निवाले में उसके पेट में समा गए। एक छोटी सी डकार छोड़ते हुए ब्लेज ने जहाज को पोंछना शुरू कर दिया। जब उसके हाथ फर्श को साफ कर रहे थे, तो उसकी चेतना ने पिछले शरीर के मालिक से विरासत में मिली यादों को आत्मसात कर लिया और उन्हें व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसने वो सब कुछ जान लिया जो वो जानना चाहता था। वो वर्तमान में नॉर्थ ब्लू में है, जिस पर वर्तमान में जर्मा किंगडम का शासन है, और वर्तमान समय रेखा समुद्री डाकुओं के महान युग में 1509 है। इस वर्ष के शुरू होने में अभी केवल 3 महीने ही बीते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्लेज उन सभी महान पात्रों के बारे में सोचकर उत्साहित था जिन्हें उसने एनीमे और मंगा में देखा था। वो सभी पात्रों से मिलना चाहता है और उनके साथ अच्छी लड़ाई करना चाहता है, खास तौर पर व्हाइट बर्ड, कैडो, ड्रैगन वगैरह। उसके दिल से एक तीव्र भावना उठी। अनजाने में उसके शरीर से एक प्रबल युद्ध की भावना उभरी, लेकिन डर्ड और अन्य लोगों द्वारा देखे जाने से पहले ही ये उसके विचारों द्वारा दबा दी गई। अगर मैं उनसे लड़ सकता हूं? नहीं, इतनी दूर तक सोचना बेकार है।
अगर मुझे वो सब हासिल करना है तो मुझे अपनी मौजूदा मुश्किलों से बचना होगा और अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अध्याय 3 नीलाम। अगले कुछ दिनों में ब्लेज के दुबले शरीर का वजन थोड़ा बढ़ा और उसकी गोरी त्वचा का रंग फिर से लौट आया। ये रेड स्क्रैफ समुद्री डाकुओं द्वारा दिए गए अच्छे भोजन के कारण नहीं था, बल्कि उसके नए सेंजू संविधान के कारण था। अपने पिछले कमजोर स्वरूप के विपरीत अब वो स्फूर्तिवान महसूस कर रहा था और अपनी त्वचा के नीचे रहस्यमयी शक्ति का संचार महसूस कर सकता था। उनका पिछला संविधान गुण 0.6 से 0.9 में बदल गया। उन्होंने समझा कि सेंजू वंश ने उनकी ताकत नहीं बढ़ाई, लेकिन इसने उन्हें एक अवसर प्रदान किया, अपनी शारीरिक विशेषता को बढ़ाने का अवसर। वन पीस की दुनिया में कई पात्रों के पास असामान्य शारीरिक संरचना है जो उनकी ताकत, गति और उपचार क्षमताओं को दूसरे स्तर तक बढ़ा देती है। अपने सेंजू संविधान के साथ वो उचित प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा उनके बराबर खड़ा हो सकता है। अब उसे एक सामान्य इंसान भी नहीं कहा जा सकता। जहां तक सन फल की बात है, वो अभी इसे नहीं खा सकता। उसे अपने संविधान गुण के 5 फीट तक पहुंचने का इंतजार करना होगा। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये जल्दी नहीं होगा। वह इसे खाए बिना सन फल की क्षमताओं की सीमा की पुष्टि नहीं कर सकता। सिस्टम ने उसे इस शैतानी फल का कोई विस्तृत विवरण भी नहीं दिया, लेकिन ये उसकी कल्पना को बेकाबू होने से नहीं रोक सका। यद्यपि ट्रेमटमर फल, मैग्मा फल और अन्य शक्तिशाली शैतान फलों की तुलना में कोई कमजोर शैतान फल नहीं है, फिर भी वो नहीं जानता कि उसका शैतान फल कितना शक्तिशाली है। अजीब बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में सपोर्ट सिस्टम ने उसे कोई काम नहीं दिया, मानो वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। अगले दिन रेड स्क्रैफ समुद्री लुटेरों का समुद्री जहाज लिटिल केज नामक द्वीप पर रुका था, जो उत्तरी ब्लू में कहीं स्थित है। इस द्वीप की काफी बदनामी है और ये कई समुद्री लुटेरों, अपराधियों और अन्य बदनाम लोगों का ठिकाना है। पूरे उत्तरी ब्लू पर विंस्मोक परिवार का शासन है। इसी तरह ये छोटा पिंजरा द्वीप भी जर्मा साम्राज्य के अधीन है। इसके अलावा इस द्वीप पर काफी संख्या में दास व्यापारिक बाजार है। डर्ड और बारब ने ब्लेज और अन्य 20 कुछ जंजीरों में बंधे गुलामों को जहाज से उतार दिया, जिन्हें विभिन्न गांवों और द्वीपों से पकड़ा गया था। जहाज के बाहर एक अमीर व्यापारी ने उनका स्वागत किया, जो सोने की चेन और कंगन से सजे हुए आलीशान कपड़े पहने हुए थे। वो कुछ अंगरक्षकों से घिरा हुआ था, जिनकी उपस्थिति और ताकत डर्ड और बारब से कम नहीं थी। हाँ, डर्ड, बहुत दिनों से नहीं मिले। लगता है इस बार तुम्हारे पास बहुत सारा सामान है। बढ़िया बढ़िया, अधेड़ मुस्कुराया, जबकि उसके कुछ सुनहरे दांत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। पुरुष दासों पर एक नजर भी नहीं डालते हुए उसने सीधे उन कुछ महिलाओं को देखा जो सिर झुकाए रो रही थी। उसने उन सभी को अश्लीलता से छुआ, कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। उसने शरीर की बनावट जांचने के लिए उनके कुछ कपड़े भी फाड़ दिए। इस तरह के नृशंस प्रदर्शन से पहले ब्लेज का दिल थोड़ा धड़क रहा था, लेकिन वो अपनी कमजोर ताकत के साथ कुछ नहीं कर सकता था। उसे वन पीस की दुनिया में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इस प्रकार का अमानवीय प्रदर्शन उसके लिए असहनीय है, जो आधुनिक पृथ्वी से था। हालांकि ऐसी चीजें आधुनिक दुनिया में भी मौजूद है, लेकिन उसने कभी कुछ प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। लेकिन अब सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसका दिल ठंडा हो गया। ये उसे इस तथ्य की याद दिलाता है कि वो एक ऐसी दुनिया में स्थानांतरित हो गया है जहां समुद्री डाकू बेलगाम है, जहां हर पल हत्या और कत्लेआम होता है। यहां मानव जीवन सबसे कम मूल्यवान है और न्याय दूसरों के लिए एक उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं है। अपनी मुट्ठी भींचते हुए ब्लेज ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। मेरी प्राथमिकता ताकत बढ़ाना है, अभी कुछ मूर्खता पूर्ण करने का समय नहीं है। आप क्या सोचते हैं, सर स्टीवन? अच्छा, वे अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। चलो, हम नीलामी के लिए देर नहीं कर सकते। मध्यम आयु वर्ग के व्यापारी स्टीवन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। अन्य गुलामों के साथ ब्लेज को भी उसके अंगरक्षकों द्वारा कुछ मिनटों तक घसीटा गया और एक गोदाम जैसी जगह पर ले जाया गया, जहां कई अन्य गुलामों को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। किसी ने विरोध नहीं किया और वे हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। जल्द ही कुछ लोग आए और सभी गुलामों के गले में बम कॉलर बांध दिया। जैसे ही ब्लेज ने कॉलर देखा, उसे पता चल गया कि उसकी नीलामी होने वाली है। कुछ ही समय बाद सभी गुलामों की नीलामी कर दी गई और उन्हें खरीदारों को बेच दिया गया। मादाओं को अच्छी कीमत मिली, जबकि नरों को थोड़ी कम कीमत पर बेचा गया। ब्लेज की बात करें तो उसे एक असभ्य दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने खरीदा था, जो 40 के आसपास का लग रहा था। उसके दाहिने गाल के नीचे एक बड़ा सा निशान था और वो डराने वाला लग रहा था। 2 लाख बेली, ये बेलीज का वर्तमान मूल्य है। वास्तव में यह राशि दास व्यापार के क्षेत्र में बहुत कम मानी जाती है। ये एक बुनियादी कीमत थी। ये केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि ब्लेज युवा थे, अन्यथा कम कीमत पर भी कोई उन्हें नहीं खरीदता। स्टीवन के साथ पैसे गिन रहे डर्ड और बार्ब की ओर देखते हुए ब्लेज को समझ में आ गया।
ऐसा लगता है कि उनके बीच सहयोगात्मक संबंध है। मैं आज भले ही कमजोर हूं, लेकिन हमेशा कमजोर नहीं रहूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं खुद रेड स्कार्फ समुद्री लुटेरों का सफाया कर दूंगा। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, लेकिन उसे खरीदने वाले व्यक्ति ने देख लिया। उस व्यक्ति ने अचानक ब्लेज के कंधे पर थपथपाया और उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी नीलामी की थी? आदमी ने पूछा। हां, ब्लेज ने बिना कुछ छिपाए उत्तर दिया। क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो? उसने पूछा। इस बार ब्लेज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे हाँ कहने में डर नहीं था, लेकिन वो अनावश्यक परेशानी मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो उस आदमी के व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाया था। वो आदमी मुस्कुराया और आगे कोई सवाल नहीं किया। वो ब्लेज को द्वीप के सुदूर भाग में स्थित एक जर्जर लकड़ी के घर में ले गया। ये द्वीप के किनारे के दूसरी तरफ स्थित था, जहां बहुत कम या कोई इंसान नहीं था। ब्लेज ने भी रास्ते में किसी को नहीं देखा। मेरा नाम फाइरस है। मैं एक पूर्व इनाम शिकारी और अब एक व्यापारी हूं। मैंने आप पर 2 लाख बेली का निवेश किया है, इसलिए मुझे वापसी की उम्मीद है। अगर तुम मुझे 1 मिलियन बेली लाकर दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन पर से कॉलर हटा दूंगा। तुम इस पर मुझ पर भरोसा कर सकते हो। हालांकि मैं पैसे का लालची हूं, लेकिन मैं अपना वचन निभाता हूं। फाइरस ने शांति से घोषणा की। ब्लेज ने फाइरस की ओर देखा, उसके आगे बोलने का इंतजार करते हुए। वो जानता था कि उसके लिए इतने कम समय में इतनी ज्यादा बेली इकट्ठा करना नामुमकिन है। मुझे एक आसान रास्ता पता है, सुनना चाहोगे? फाइरस ने बात जारी रखी, जबकि ब्लेज सोच रहा था, ये आ रहा है। मुझे बताओ। लिटिल केज आइलैंड में बहुत सी भूमिगत सड़क लड़ाइयां होती हैं। यदि आप कोई लड़ाई जीतते हैं तो आप एक ही चुनौती में 10,000 बेली, 1 लाख बेली कमा सकते हैं। मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा, तुम मेरे लिए पैसे लाओ। यह हम दोनों के लिए जीत वाली स्थिति है। ब्लेज ने पूछा, क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता हूं जो लड़ाई जीत सकता है? वर्तमान में तुम नहीं जीत सकते, लेकिन मेरे मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से तुम सामान्य चुनौती देने वालों के खिलाफ जीत सकते हो। इसके अलावा मैं तुम्हारी आंखों में जलती आग को गलत नहीं समझूंगा। मैं इसे देख सकता हूं, तुम जानते हो, मजबूत बनने की तुम्हारी इच्छा। ब्लेज ने कंधे उचकाकर पूछा, ये सब करने के बजाय क्या आप स्वयं इसमें भाग नहीं ले सकते? इस तरह से ये आसान है, ये उस तरह से काम नहीं करेगा। मेरा नाम और प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल चुकी है, कोई भी मेरी चुनौती स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं। ब्लेज ने सहमति जताई। दोनों को पता था कि वे एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अध्याय 4 स्ट्रीट फाइट। 1 महीना गुजर गया। ब्लेज ने बिना समय बर्बाद किए अच्छी तरह से प्रशिक्षण लिया। कुछ लड़ाई तकनीक सिखाने के अलावा फाइरस ने इस बात में कोई दखल नहीं दिया कि वो कैसे प्रशिक्षण लेता है और अपने खाली समय में क्या करता है। कभी कभी फाइरस उसे समय समय पर सड़क पर होने वाली लड़ाइयां देखने के लिए ले जाता था, ताकि वो सड़क के नियमों से परिचित हो सके और देख सके कि दूसरे लोग कैसे लड़ते हैं। अब ब्लेज को इस बात का सामान्य अंदाजा है कि किस प्रकार के लोग सड़क पर लड़ाई करते हैं। छोटे मोटे समुद्री डाकू, अपराधी और अन्य जो अपने खाली समय में कुछ बेली कमाना चाहते हैं। अपनी वर्तमान ताकत और फाइरस से सीखे गए युद्ध कौशल के साथ वो कुछ निम्न स्तरीय चुनौतीकर्ताओं से लड़ सकता है। इस 1 महीने के दौरान उसकी ताकत, गति और शारीरिक संरचना में भारी बदलाव आया है। हालांकि उसके शरीर में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है, लेकिन उसकी मुट्ठी में अब अविश्वसनीय शक्ति है। अपने दैनिक प्रशिक्षण को समाप्त करते हुए ब्लेज ने सिस्टम इंटरफेस को कॉल किया, जो उसकी वर्तमान विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। नाम ब्लेज हंट। संविधान 2.2 सेंजू रक्तरेखा। शैतान फल कोई नहीं। हकी कोई नहीं। भंडारण में आइटम शैतान फल। कार्य वर्तमान में कोई नहीं। अब उसके पास वन पीस में एक सामान्य इंसान की तुलना में 2 गुनी ताकत है। अपने प्रशिक्षण के पहले कुछ दिनों में उसकी विशेषताएं धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन फिर वे धीमी पड़ने लगी। विशेषता जितनी अधिक होगी, उसे बढ़ाना उतना ही कठिन होगा। ब्लेज इस अवधारणा को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन अब तक सहायता प्रणाली ने उन्हें कोई कार्य नहीं दिया था। वो इसका कारण नहीं जान सका। इसका कारण शायद उसकी शक्ति का अपर्याप्त होना या कुछ और ही रहा होगा। अपने सेंजू वंश के साथ उसे साधारण समुद्री डाकुओं से लड़ने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन बार्ब और डर्ट जैसे समुद्री डाकुओं के खिलाफ, जिन पर कुछ मिलियन का इनाम है, उसे बुरी तरह से पराजित किया जाएगा। कल से ब्लेज भूमिगत स्ट्रीट फाइट्स में शामिल होने की योजना बना रहा है। उसे पता था कि यह थोड़ा जल्दी है, लेकिन उसे ऐसा करना था। अगले दिन ब्लेज शहर के पश्चिमी भाग में स्थित भूमिगत स्ट्रीट फाइटिंग एरिया में गया। फाइरस उसके साथ नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर दूसरों को पता चल गया कि ब्लेज ने उसे प्रशिक्षित किया है, तो इससे सिर्फ परेशानी ही होगी। स्ट्रीट फाइट एरिया एक सुदूर गली में स्थित है। पूरी गली में समुद्री लुटेरों, जुआरियों और छोटे मोटे व्यापारियों की भीड़ लगी रहती है, जबकि शराब की गंध पूरे इलाके में फैली रहती है। वहां गालियां, कस्में, चीखें और जयकारे लग रहे थे। गली की सभी इमारतों पर समुद्री लुटेरों और संदिग्ध लोगों का कब्जा था। आम लोग इस गली को जुआरियों का अड्डा कहते हैं।
ये नाम बिल्कुल सही है। सड़क पर होने वाली लड़ाइयों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सूचित करते हुए ब्लेज ने अपनी बारी का इंतजार किया। यहां लड़ाइयां बेतरतीब ढंग से होती है, इसलिए उसे पता नहीं है कि उसका सामना किससे होगा। वो जो राशि कमाता है वो सीधे दर्शकों और उसके द्वारा लगाई गई शर्त से संबंधित है। उसके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन फाइरस उसकी जगह शर्त लगाएगा। चूंकि ये उनकी पहली लड़ाई है, इसलिए तय राशि 10,000 बेली है। दोनों में से कोई भी कोई जोखिम लेने की योजना नहीं बना रहा है। 1 घंटे के इंतजार के बाद उसकी बारी आई। उसका प्रतिद्वंद्वी एक दुबला पतला आदमी था जिसका चेहरा दुष्ट था। ब्लेज ने अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीर नजर से देखा, जबकि दूसरे पक्ष ने भी वही किया। नवागंतुक हो काका, आज मेरी किस्मत अच्छी है, मैं अपने ऊपर 50,000 बेली दाव लगा रहा हूं। उसका प्रतिद्वंद्वी हंसा और अपनी सतर्कता कम कर दी। ब्लेज ने अपने पसीने से तर हाथों को पकड़ा और लोगों से बने बड़े से घेरे में प्रवेश किया। स्वाभाविक रूप से वो थोड़ा नर्वस था। आखिरकार ये उसकी पहली लड़ाई थी। हथियारों पर प्रतिबंध के अलावा सड़क पर होने वाली लड़ाइयों में बहुत ज्यादा नियम नहीं होते। यहां तक कि प्रतिद्वंदी को मार डालना भी रोजमर्रा की बात है। फाइरस ने दूर से ब्लेज को अपने सिगार का आनंद लेते हुए देखा। वास्तव में वो ब्लेज की प्रगति की दर से हैरान था और कैसे उसने उन सभी युद्ध कौशलों में महारत हासिल की जो उसने उसे सिखाए थे। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि कैसे एक राक्षस बच्चा समुद्री डाकुओं के हाथों पकड़ा गया। उसे यकीन था कि अगर वो समय से पहले नहीं मरा तो एक दिन वह दुनिया को चौंका देगा। अगर ब्लेज के पास अनुभव की कमी न होती तो बहुत कम लोग उसे भूमिगत स्ट्रीट फाइट्स में हरा पाते। फाइरस को इस बात का पूरा भरोसा था, बस उसने बाद वाले को इसकी जानकारी नहीं दी। ये देखकर कि वो नौसिखिया था, आसपास के समुद्री लुटेरों ने बिना कुछ सोचे समझे उस लंबे चौड़े आदमी पर दाव लगा दिया। चालाक कुत्ते, इस नौसिखिए को कुचल डालो, मैं अपनी पूरी बचत तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूं। नौसिखिया बच्चा मर चुका है। क्राफ्टी डॉग पर 1,20,000 बेली का इनाम है। मैं शर्त लगाता हूं कि वो एक मुक्का भी नहीं झेल पाएगा। मुझे यकीन है कि वो बच जाएगा। क्राफ्ट डॉग, उसे एक ही वार में मार डालो, मैं तुम्हें अपनी आधी कमाई दूंगी। चारों ओर खड़े दर्शकों की ओर से तरह तरह की चीखें सुनाई दे रही थी। क्राफ्टी डॉग हंसा और बिना किसी सतर्कता के ब्लेज की ओर दौड़ा। उसे यकीन था कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है, जो कि एक बच्चा है। अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब आते हुए उसने बलिज के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा, एक ही वार में उसे कुचलने की योजना बनाते हुए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ब्लेज आसानी से अपना सिर झुकाकर इस चाल को चकमा दे देगा। खुद ब्लेज भी हैरान था। उसका मुक्का इतना धीमा कैसे हो सकता है? क्या वो मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है क्या? क्राफ्टी डॉग को थोड़ा झटका लगा, लेकिन उसने दोबारा प्रयास करना बंद नहीं किया। एक बार फिर ब्लेज ने आसानी से क्राफ्टी डॉग की स्वीपिंग किक को चकमा दे दिया। वो मूर्ख नहीं है, उसे समझ में आ गया। उसका प्रतिद्वंद्वी कमजोर है, लेकिन वो उससे ज्यादा ताकतवर है। इस तथ्य ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया, क्योंकि उसने पहले भी क्राफ्टी डॉग के बारे में सुना था और उसकी लड़ाइयां देखी थी। अपने प्रतिद्वंद्वी के एक और मुक्के से बचते हुए ब्लेज ने अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद की और बिना अपनी ताकत बनाए एक साफ अपरकट मारा। इस वार से क्राफ्टी डॉग के सामने के दांत टूट गए और उसका प्रतिद्वंद्वी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। ओह! पूरी शोरगुल वाली सड़क अचानक से खामोश हो गई। उनमें से किसी ने भी इस नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। क्या बकवास है? क्राफ्टी डॉग एक ही वार में कैसे हार सकता है? यह तय हो चुका है, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। जुआरियों ने गालियां देनी शुरू कर दी और मैच का आयोजन करने वाले व्यक्ति को घेर लिया। मेरे एक ही वार ने उसे मार गिराया। ब्लेज ने अपनी मुट्ठी को देखा और उसे यकीन करना मुश्किल हो गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि अब वो वही युवक नहीं रहा जिसे गुलाम के तौर पर बेचा गया था। व्हाइटबर्ड और गैर्ब के कट्टर प्रशंसक के रूप में उसका सपना वन पीस प्राप्त करना या समुद्री डाकू राजा बनना नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना है। अपनी मुट्ठी कसते हुए उसने कहा, इस दुनिया के बड़े बड़े लोगों का सामना करना ही काफी नहीं है, लेकिन हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। मैंने पहला कदम उठा लिया है, अब मुझे इस क्रूर दुनिया में टिके रहना है और जीवित रहना है। एक दिन मैं अंततः इस दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होऊंगा। जुआरियों की तीखी निगाहों और चीख पुकार को अनदेखा करते हुए ब्लेज ने अपनी जीती हुई बेली ली और स्ट्रीट फाइट एरिया से बाहर निकल गया। फिर वो लकड़ी की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। शहर से बाहर निकलकर कुछ मिनट चलने के बाद उसने देखा कि फाइरस एक पेड़ के सहारे खड़ा है और अपने हाथ में सेब चबा रहा है। निस्संदेह वो ब्लेज का इंतजार कर रहा था। तुमने बहुत अच्छा संघर्ष किया। लो, फाइरस ने टिप्पणी की और एक ताजा सेब उसकी ओर फेंक दिया। फल को पकड़ते हुए ब्लेज ने पूछा, तुमने कितना कमाया? 1,00,000 बेली। फाइरस के उत्तर ने उसे थोड़ा चौंकाया। क्या हम 10,000 पर सहमत नहीं हुए थे? फिर तुमने 50,000 का जोखिम क्यों उठाया? अगर मैं चुनौती हार जाता तो क्या होता? मैं जानता हूं कि तुम हारोगे नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है, ब्लेज ने एक निवाला खाते हुए हंसते हुए कहा। अध्याय 5 लिटिल केज द्वीप छोड़ना। 3 महीने और बीत गए। इन कुछ महीनों में ब्लेज की शक्ल सूरत में उसके सेंजू वंश की वजह से बहुत बड़ा बदलाव आया। उसकी लंबाई 5'8" हो गई। उसके शरीर में एक एथलेटिक फिगर के लक्षण दिखने लगे और उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गई।
जबकि उसके काले बाल उसकी गर्दन तक पहुंच गए। बिना आस्तीन की ग्रे शर्ट और सफेद पतलून पहने हुए ब्लेज ने फाइरस द्वारा सिखाए गए अपने खंजर कौशल का अभ्यास और प्रयोग किया। उसका पिछला अपरिपक्व और बचकाना रूप उसके चेहरे से बहुत पहले ही गायब हो चुका था। वो न तो सख्त और न ही ठंडा किस्म का आदमी लग रहा था, लेकिन उसकी बेपरवाह निगाहें दूसरों को दूर रखने में सक्षम थी, जैसे कि वह कोई आम इंसान न हो। उसके हाथ कुशलता से खंजर के साथ नाच रहे थे, जिससे हवा में धागे जैसा निशान बन रहा था। उसके खंजर का एक ही वार बिना किसी कठिनाई के आसानी से किसी की जान ले सकता है। इन 3 महीनों में उसकी ताकत में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और सेंजू वंश भी उसके भीतर पूरी तरह से समा गया। एक विचार के साथ सिस्टम इंटरफेस उसके सामने प्रकट हुआ। नाम ब्लेज हंट। संविधान 4.8, शक्ति 4.8, गति 4.7। शैतान फल कोई नहीं, हकी कोई नहीं। भंडारण में आइटम सन फल। कार्य वर्तमान में कोई नहीं। उनका संविधान गुण 4.8 तक पहुंच गया, जो 5 फीट बार सीमा को तोड़ने से बस थोड़ा दूर है। फिर वो अपना शैतानी फल खा सकता है। समस्या यह है कि हाल ही में उनका निरंतर सुधार कम हो गया है, जैसे कि वो एक बाधा पर पहुंच गए हों। यही कारण है कि हाल के दिनों में उनके संविधान की विशेषता में वृद्धि बंद हो गई है। ये किसी तरह की शारीरिक सीमा होनी चाहिए, लेकिन ब्लेज को नहीं पता कि इसे कैसे पार किया जाए। इसके बावजूद अपनी मौजूदा शारीरिक शक्ति और कौशल के साथ वो 20 मिलियन बेली से कम इनाम वाले समुद्री लुटेरों को आसानी से हरा सकता है। अगर वो अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करता है तो वो 30 मिलियन के इनाम वाले कुछ समुद्री लुटेरों के खिलाफ जीत सकता है। रेड स्कार्फ समुद्री लुटेरों के कप्तान डड पर 28 मिलियन बेली का इनाम है। उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उत्तरी ब्लू में उसकी काफी बदनाम छवि है। उसके चालक दल की ताकत और जर्मा किंगडम के अप्रत्यक्ष समर्थन के साथ बहुत कम लोग उनसे उलझने की हिम्मत रखते हैं। अगर ब्लेज उन्हें हराना चाहता है तो उसे एक उचित योजना की जरूरत है। अपने सभी तुरुप के पत्ते खोलकर ही वो उन्हें हराने की उम्मीद कर सकता है। उसने कुछ दिन पहले ही फिरस को 1 मिलियन बेली का भुगतान किया था। बाद वाले ने भी अपना वादा निभाया और विस्फोटक कॉलर को हटा दिया। वो इस द्वीप पर केवल इसलिए रुका हुआ है ताकि रेड स्कार्फ समुद्री लुटेरों का पता लगा सके। वो फिरस से समाचार की प्रतीक्षा कर रहा है, जो रेड स्कार्फ समुद्री लुटेरों को खोजने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया है। वो रेड स्कार्फ समुद्री लुटेरों के प्रति उतनी नफरत नहीं रखता, लेकिन उसे पिछले मालिक की नाराजगी और उसकी याददाश्त विरासत में मिली है। इसलिए अगर वो उन्हें नहीं मारता और नफरत को खत्म नहीं करता तो उसका दिल शांत नहीं होगा। जैसे ही ब्लेज अपने भौतिक शरीर को प्रशिक्षित करने के बारे में सोच रहा था, उसके कान में एक छोटी सी सूचना की आवाज गूंजी। उसे पता था कि यह सहायता प्रणाली से आई है। उन्होंने जल्दी से इंटरफेस बुलाया और जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, टास्क क्षेत्र में थोड़ा बदलाव हुआ। परीक्षण कार्य बदला एक ऐसा व्यंजन है जिसे ठंडा करके परोसा जाना सबसे अच्छा है। विवरण: रेड स्कार्फ समुद्री डाकुओं को हराएं और डड और बार्ब को मार डालें। समय सीमा 20 दिन। पुरस्कार: एक निःशुल्क विशेषता बिंदु। ब्लेज बहुत खुश था। यह सिस्टम द्वारा दिया गया पहला कार्य था। भले ही यह सिर्फ एक परीक्षण था, लेकिन पुरस्कार बहुत अच्छे हैं। एक पूर्ण मुफ्त विशेषता बिंदु। जैसे ही वो इस बात पर विचार कर रहा था कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य को कैसे पूरा किया जाए, उसने दूर से फाइरस को अपनी ओर आते देखा। क्या आपको उनका स्थान पता चला? ब्लेज ने उनके पहुंचते ही पूछा। हाँ, कुछ दिन पहले रेड स्कार्फ समुद्री लुटेरों ने एक गश्ती समुद्री जहाज को नष्ट कर दिया था, जिससे मुख्यालय का एक मरीन कैप्टन नाराज हो गया था। कैप्टन उनके ठिकानों की तलाश में तेजी से भाग रहा था, इसलिए वे कोका नामक एक छोटे से द्वीप पर छिपे हुए थे, जो यहां से 2 दिन की यात्रा पर है। क्या तुम सच में उनसे भिड़ना चाहते हो? वे बहुत ताकतवर हैं, तुम्हें पता है। मुझे भी डड को एक एक करके हराने के लिए कुछ तरकीबें अपनानी पड़ेंगी। फाइरस ने कहा। हाँ, उन्हें नष्ट करके ही मैं आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, मैं एक व्यापारी जहाज जानता हूं जो आज शाम को रवाना होगा। वे उसी दिशा में यात्रा कर रहे हैं। आप उनके जहाज पर चढ़ सकते हैं। फाइरस ने कहा। धन्यवाद। ब्लेज ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। हालांकि उसे गुलाम के तौर पर खरीदा गया था, फिर भी फाइरस ने पिछले कुछ महीनों में उसकी अच्छी देखभाल की। रेड स्कार्फ समुद्री डाकुओं को नष्ट करने के बाद आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? फाइरस ने सिगार का कश लेते हुए पूछा। मैं मरीन में शामिल होने का इरादा रखता हूं। मैंने इन कुछ महीनों में समुद्री डाकुओं और धनी व्यापारियों द्वारा की गई बहुत सी क्रूर हरकतें देखी और अनुभव की है। अगर मैं उन सभी को खत्म करना चाहता हूं और निर्दोष लोगों को न्याय दिलाना चाहता हूं, तो मरीन में शामिल होना ही एकमात्र रास्ता है। तो फिर तुम विश्व सरकार के पालतू कुत्ते बन जाओगे? इस दुनिया में कोई भी इतना योग्य नहीं है कि वह मुझे आदेश दे सके। मैं मरीन में शामिल हो रहा हूं, विश्व सरकार में नहीं। ब्लेज ने दृढ़ता से उत्तर दिया। इस दुनिया में आने से पहले भी वो विश्व सरकार से नफरत करता था, अब तो और भी ज्यादा। जब वो पुनर्जन्म लेता है तो वो बस इतना मजबूत बनना चाहता है कि वो कुछ मजबूत लोगों से लड़ सके। उसका लक्ष्य अभी भी वही है, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना। लेकिन उसके दिल में एक नया विचार पनप रहा है। क्यों ना इस रास्ते पर चलते हुए दुनिया को बदला जाए?
अगर उसकी हरकत से कुछ मासूम लोगों की जिंदगी बदल सकती है तो वो इससे खुश है। अफसोस, अगर सभी समुद्री डाकू लफी के दल की तरह होते तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उसका जवाब सुनकर फाइरस ने उन सभी उपलब्धियों के बारे में सोचा जो ब्लेज ने उस दिन से हासिल की थी, एक कमजोर बच्चे से लेकर स्ट्रीट फाइट का राजा की उपाधि पाने तक। अब लिटिल केज आइलैंड में कोई भी ब्लेज से नहीं उलझता, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा ब्लेज से भी ज्यादा है। यहां तक कि 20 मिलियन बेली के इनाम वाला एक समुद्री डाकू भी ब्लेज के हाथों मारा गया। फाइरस को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि भविष्य में वो कितना शक्तिशाली बनेगा। इस क्रूर दुनिया में वो कहां खड़ा होगा। पहली बार उसने किसी के भविष्य का अनुमान लगाना शुरू किया। शाम को ब्लेज एक छोटे जहाज पर सवार हुआ जिसका उपयोग माल परिवहन के लिए किया जाता है, और लिटिल केज द्वीप से चला गया।